तो बात करेंगे यार फंडामेंटल राइट्स के नोट्स की। सो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है किसके अंदर आते हैं यार, पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, सो पार्ट 3 जो है जहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के अंदर हैं, वहाँ से इंस्पायर्ड है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट करता है, डीपीएसपी। ठीक है, ऑल्सो एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ चले, है ना, ये इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट ऑफ अ मैन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में यार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 12 की बात करें। ये जो आर्टिकल 12 है क्या करता है, डिफाइंस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसको बोला भाई, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। और लोकल अथॉरिटीज़, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर दोनों स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सब यहाँ पे किसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर। डिफाइन कौन करता है, गवर्नमेंट को, आर्टिकल 12। सर हम बात करेंगे अगर आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 जो है भाई ये किसके बारे में बात करते हैं, डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ या फिर इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स वो वॉइड होंगे। डिक्लेयर दैट all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental राइट्स शैल बी वाइड, आर्टिकल 13 बोलता है। एंड राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये किसके बारे में बात करता है यार, राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इट टॉक्स अबाउट इक्वल मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
equality before law and equal प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में ये बात करता है यार। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब एक तरह से ये ब्रिटिश ओरिजिन है भाई ना। ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एंड ये क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ इट टॉक्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ एन स्पेशल प्रिविलेजेस, या फिर इक्वल मतलब एक तरह से सबको लॉ इक्वल अप्लाई होगा सबके ऊपर, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल privileges and equal subjection to law। and also ये क्या बोलता है? equality before the law is no person is above the law। एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है भाई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं हम रूल ऑफ लॉ की, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या होगा? नियम कायदे से दुनिया चलेगी। सो एक एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रीनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। रूल ऑफ लॉ में एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, एंड यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। ना भाई ना, कॉन्स्टिट्यूशन इन रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडियन सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडियन सिस्टम के अंदर Constitution is the source of individual rights। ये आर्टिकल 14 हो गया भाई। रूल ऑफ लॉ की बात की हमने। ना अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करें, उसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसका मतलब क्या है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये। अमेरिकन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात करते हैं अबाउट दी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। एंड ये जो इक्वालिटी मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या बोलता है? लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, एंड एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 14 यार। यहाँ पे मेन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है ना। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, तो आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन certain grounds, जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द
ग्राउंड ऑफ, याद करने का तरीका है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो नो रेस्ट्रिक्शन इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एंड ये जो आर्टिकल 15 है इसका एक्सेप्शन क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस दिए गए हैं यार, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं यहाँ पे। सो स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ऑल्सो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अगर हम बात करें जो AWS का जो चीज़ है वो यहीं से आया है भाई, आर्टिकल 15 से। स्पेशल प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो ये हमने बात की। बट आर्टिकल 15 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड्स यार। ना अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है ये देखते हैं भाई, है ना। आर्टिकल 16 जो है ये किसकी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला था आर्टिकल 15 इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इट 16 जो है ना, वो बात करता है अबाउट एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो ये क्या बोलता है भाई, आर्टिकल 16 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, वही मैंने बताया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ना, ओनली ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे डिसेंट है, ये RRCSP तो है ही, इसके साथ डिसेंट एंड डिसेंट इसी के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट रोक नहीं सकते किसी का। इसका एक्सेप्शन क्या है भाई, आर्टिकल 16 का यहाँ पे इट इज़ नॉट अप्लाइड। अगर पार्लियामेंट कोई नियम बना दे, है ना, इनमें से कोई क्राइटेरिया बना दे किसी को, सो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब residence as a condition for certain employment or
appointment in favor of any backward classes या फिर appointment to the office related to religious और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इनके इन कंडीशंस में है ना डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंस। ओके, एंड ऑल्सो अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो पहला एजुकेशन के रिगार्डिंग चीज़ है समझना, एजुकेशन में कहाँ कहाँ पे घुसने दिया जा सकता है ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है आर्टिकल 15 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमने बात किया अबाउट आर्टिकल 16। और हम बात करें आर्टिकल 17 की, ये जो आर्टिकल 17 है ये किसके बारे में बात करता है यार। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसमें ऑफेंस है, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो ऑफेंस है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। एंड ये जो आर्टिकल 17 है, जो टर्म अनटचेबिलिटी है इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 17 हो गया भाई। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें प्रोहिबिट्स और है ना ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स लाइक महाराज, राज बहादुर, ये सब हेरिडेटरी टाइटल्स को प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल 18। ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराज, राज बहादुर, ये सब जो हेरिडेटरी टाइटल्स हैं इनको प्रोहिबिट करता है। एंड नेशनल अवार्ड्स को सामने में नहीं रख सकते, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, मतलब नेशनल भारत रत्न डाल सकते हैं सामने में। सो ये याद रखना, नेशनल अवार्ड को नहीं रख सकते ऐसा नहीं है। नेशनल अवार्ड्स जो हैं दे डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स। नेशनल अवार्ड्स टाइटल्स नहीं हैं तो उनको हम नाम के सामने डाल सकते हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट आर्टिकल 17, 16, 14 एंड 15, ये जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है भाई ना। इसके बाद अगर हम बात करें ये राइट टू इक्वालिटी में हमने बताया आर्टिकल 114 टू आर्टिकल 16 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। नाउ राइट टू इक्वालिटी के बाद हम बात करें आर्टिकल 19 टू 20 की, जो कि किसके बारे में बात करता है यार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल 20 ये टॉक्स अबाउट फ्रीडम। सो आर्टिकल 19 की बात करते हैं
आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है यार? द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट। ये राइट कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इस राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो यहाँ पे हम बताएंगे, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा है राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है? आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जो सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ठेस पहुंचाए या फिर होकर पहुंचाए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency और morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी ये राइट्स नहीं है यार, ये यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है। पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। दूसरा राइट टू असेंबल, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है? आप कहीं भी उस जगह में असेंबल नहीं हो सकते जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। सो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। राइट टू असेंबल के बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है? वही सोवरेनिटी एंड, आप कुछ भी ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते जो कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करे, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाए या फिर मोरालिटी को ठेस पहुंचाए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बाद राइट टू मूव फ्रीली, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है? आप कहीं भी मूव कर सकते हो बट जो कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाए एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जब तक ये प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक आप कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है तो आपके फ्रीडम टू मूव फ्रीली को इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, फोर्थ इज राइट टू मूव फ्रीली के बाद राइट टू रिसाइड। राइट टू रिसाइड के अंदर आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो बट हाँ वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए तब तक।
ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, ये फोर्थ है, एंड राइट टू डिसाइड इज फिफ्थ, एंड द लास्ट फ्रीडम ऑफ जो प्रोवाइड किया था आर्टिकल 19 के द्वारा वो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, है ना, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप कुछ भी वो कर सकते हो, बट हाँ वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट दी आर्टिकल 19 और इसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है भाई, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन in respect of conviction of offenses, no ex post facto law, है ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या है, जो क्रिमिनल लॉज हैं, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब आज नियम बना के अब कल किसी ने कोई गुनाह किया जिसका उस दिन कोई कानून नहीं था, तो आज नियम बना के कल उसको हम सजा दे सकते हैं या पिछले बीता हुआ कल में नहीं दे सकते। जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉस के लिए है एंड नॉट फॉर सिविल लॉस, ठीक है। लिमिटेशन ऑन criminal laws only and not in or not on civil laws, and protection is only for conviction and not for trials, है ना, एंड नो डबल जे पार्टी, नो डबल जे पार्टी मतलब एक आदमी को एक गुनाह की 2 सज़ा नहीं मिल सकती, एंड ये प्रोटेक्शन ओनली फॉर प्रोसीजर बिफोर कोर्ट्स और जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। तीसरा जो आर्टिकल 20 बात करता है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, में खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता और उसको माना नहीं जाएगा, एंड इट इज़ अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स में ये अप्लाई नहीं होता। applies only to criminal proceedings। ये हमने बात की अबाउट आर्टिकल 20। अगर बात करें आर्टिकल 21 की तो आर्टिकल 21 इट टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, protection of life and personal liberty। बिफोर की बात करें तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, only against arbitrary execution action। ये जो पर्सनल
लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, ये पहले सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूशन एक्शन से प्रोटेक्ट करता था, बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट arbitrary executive and legislative एक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। ये आर्टिकल 21 हो गया भाई। एक है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट व्हाट? आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की। फ्री एंड compulsory education to all children of age 6 to 14 years added in 86th Constitutional Amendment Act of 2002। ये राइट टू एजुकेशन था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 किया गया था, है ना। हमने आर्टिकल 20, 21, 21 की बात कर ली। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की, ये आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें दो तरह के लॉज हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, है ना। प्यूनिटिव मतलब डिटेन्ड आफ्टर द ऑफेंस। उस केस में आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन क्या क्या मिला है उसकी बात करें। सो प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स detained after the offense। इसमें अगर ऑफेंस किया आपने और उसका आप रिटेन किया, इसमें आपके पास राइट क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किस लिए आपको अरेस्ट किया गया? आपकी ये राइट बनता है, आपका ये अधिकार है कि आपको पता चले कि किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है। एंड राइट टू हैव लीगल प्रैक्टिशनर टू डिफेंड। आप अपने लॉयर से मिल सकते हो, आपको डिफेंड करने के लिए आपका अधिकार है। एंड राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट। आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर 24 आवर्स। ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो यू हैव द राइट टू बी रिलीज्ड अदरवाइज। अगर आपको इस समय के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे पेश नहीं किया गया, तो आपके पास ये राइट है कि आपको रिलीज़ भी किया जा सके, रिलीज़ किया जाए। अगर आपको ग्राउंड नहीं बताया जा रहा है किस लिए आपको अरेस्ट किया गया, तो उसको उसके बाद भी आपका अधिकार है कि आपको रिलीज किया जाए। ये हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन की बात। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने कोई गुनाह अभी तक नहीं किया है तो उसके पहले ही आपको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। डिटेन्ड बिफोर ऑफेंस। एंड इसमें डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months। grounds of detention to be communicated
unless it's against public interest. Opportunity to be represented against detention. जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ऑफेंस से पहले जो डिटेन किया जाता है ना, सो इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको रिप्रेजेंट किया जाए, कोई आपको रिप्रेजेंट करे, आप डिटेन ना होने के लिए कोई आपको रिप्रेजेंट करे, कोई लॉयर, है ना, तो इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये आर्टिकल 22 हो गया यार, ठीक है। तो ये हमारे पास 21A, 22, 21, 20, ये 19, ये बात करते हैं अबाउट राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, वो बात किसकी करते हैं? दे टॉक्स अबाउट व्हाट? दे टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट्स अगेंस्ट आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, इसमें आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? आर्टिकल 23 इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एंड जो आर्टिकल 23 है टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट, ये जो स्टेट है ना वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ये जो आर्टिकल 23 है स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा या फिर इंडिविजुअल एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराया जा रहा है, फिर फोर्स लेबर कराया जा रहा है, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट state and individual actions। इसमें एक्सेप्शन क्या है भाई आर्टिकल 23 का? स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस, लाइक सपोज करो यहाँ पे जो इजराइल के अंदर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करने का प्रावधान जो है वो इंडिया के अंदर भी ऐसे इम्पोज कर सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई कभी इम्पोज नहीं कर सकता, तो बट स्टेट के अंदर कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकता है। इसका एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 23 का, पब्लिक पर्पस के लिए। आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 24 talks about what? Prohibition of employment of children in factories। बच्चों के बारे में बात करता है। Prohibition of employment of children in factories etc। Prohibit employment of children below 14 years in hazardous activities but not in harmless वर्क। ठीक है, 14 साल से नीचे के बच्चों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24, बट हैजार्डस एक्टिविटीज़ के अंदर, बट नॉट इन हार्मलेस वर्क।
हार्मलेस वर्क में काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्ट क्या है यहाँ पे? चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंदर ये गवर्न होता है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 and in 2006 government banned employment as domestic servant too. Government banned employment as domestic servants too. तो जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के जैसा भी काम नहीं कर सकते। जो 14 ईयर्स से छोटे बच्चे तो हार्मलेस वर्क में काम कर सकते हैं, बट हाँ डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम नहीं कर सकते 14 ईयर्स से नीचे बच्चे। तो ये हमने बात की अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 की। नेक्स्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, ये हमारे पास आर्टिकल 23 टू 20 सॉरी आर्टिकल 25 टू 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 ये क्या बोलता है? टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ conscience and free profession practice and propagation of religion। इसके अंदर क्या कवर होता है भाई? इट कवर्स बोथ religious belief and religious practice, wearing and carrying कृपांस। जो कृपांस होते हैं ये प्रोफेशन है सिख रिलीजन का, ठीक है, तो ये अलाउड है। ओके, हिंदूज के अंदर यहाँ पे हम हिंदूज प्लस सिक्स प्लस जैन प्लस बुद्धिस्ट को कवर कर रहे हैं इसमें। एंड जो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोपगेशन है ना, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, ये दिस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality, health and other provisions relating to fundamental rights। ये आर्टिकल 25 हो गया। ना आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 जो है ये किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें राइट टू establish
institution for religious purpose right to manage its own affairs, है ना। एक तरह से आर्टिकल 26 के अंदर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, उसको वहाँ पे चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। सो राइट टू ओन प्रॉपर्टी इन आर्टिकल 26, है ना। एंड राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, राइट टू administer such property. Also this establishment is subject to public order, morality, health, है ना, subject to public order, morality, health, but not to other provisions relating to fundamental rights. ओके, आर्टिकल्स 27 क्या है भाई? ये क्या बात करते हैं? टॉक्स अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। एंड ये जो आर्टिकल 27 है, इसमें स्टेट कैन नॉट यूज tax money for promotion favoring any particular religion. State cannot use tax money for promotion favoring any particular religion, but can use to promote all religion। ठीक है, सब रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ये एक तरह से बढ़ावा दे ऐसा नहीं है भाई। टैक्स मनी सब दे रहे हैं तो सारे धर्मों को ये बढ़ावा देगा, सारे धर्म को प्रमोट करेगा, ये आर्टिकल 27 बोलता है। एंड ओनली प्रोहिबिट लेवी और टैक्स नॉट द फी। ठीक है, ये जो आर्टिकल 27 है ना, तो वो इस रिलीजन को टैक्स देने से मना करता है, नॉट फी यार, ओनली प्रोहिबिट लेवी ऑफ टैक्स नॉट दी फी। ये आर्टिकल 27 हो गया। आर्टिकल 28 की बात करें तो ये जो आर्टिकल 28 है, इसके बारे में बात करता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्टीट्यूशन जो कि पूरे पूरे मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, दे आर प्रोहिबिटेड to give religious instruction। So institution wholly maintained by the state, they are prohibited to give religious instruction। एंड जो इंस्टीट्यूशन
the institution which are administered by the state but established under any endowment और ट्रस्ट। क्या उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है? यस, दे आर परमिटेड। और ऐसे इंस्टीट्यूशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ये दोनों जो है दे आर परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, परमिटेड बट ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट आर्टिकल 27, 28 एंड 25, 26 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 की, जिसको हम क्या बोलते हैं यार? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 29 it talks about protection of interest of minorities, protection of interest of minorities। कैसे भाई? प्रोटेक्शन ऑफ बोथ माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज। Protection is both for minorities as well as majority। इसमें any section of citizen has the right to conserve its language, scripts or culture। Any section of citizen has rights to conserve its language, script or culture and cannot deny admission to educational institution based on community he belong to। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के अंदर आर्टिकल 29 में ये भी आता है कि कोई भी आदमी कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन दी community he belongs to। ये आर्टिकल 29 हो गया। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 किस बारे में बात करता है यार? इट इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे हमने बताया रिलीजन में है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे हमने देखा ना 25-26 में मैंने जिस रिलीजियस अफेयर 26, उसी प्रकार का है ना यहाँ पे 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देता है, ये अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। उस प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ जो है वो एस्टेब्लाइज कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
right of the minorities to establish and administer educational institution। एंड ये जो आर्टिकल 30 है, इट इज़ ओनली फॉर माइनॉरिटीज़, है ना, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, ओनली फॉर माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। एंड यहाँ पे जो टर्म माइनॉरिटी है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया नहीं गया है, सो it is not defined yet. So the term minority is not defined in constitution, and कोई भी institution that seeks recognition as well as aid from the state, वो subject है ना, मतलब एक तरह से वो स्टेट वहाँ पे रेगुलेटरी पावर इस्तेमाल कर सकता है। अगर स्टेट से पैसा लेगा तो स्टेट उसके ऊपर देख रेख तो करेगा ही करेगा भाई। सो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इस इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्नाइजेशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, दिस आर subject to regulatory power of states, है ना। प्लस एक और तरह से चीज़ें है ना, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, वो भी सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट है भाई। institution that seek only recognition from state and not aid, जो aid नहीं ले रहे हैं but recognition लिया है, they are subject to this both are subject to what, this both are subject to the regulatory power, subject to the regulatory power of subject to the regulatory power of state, ठीक है। एंड ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ना ही रिकॉग्नाइजेशन लिया है ना ही एड लिया है, वो दोनों जो हैं खुद एक दूसरे के अफेयर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दे आर फ्री टू, है ना। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन दैट neither seek recognition nor aid from the state, they are free to administer their affairs, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30 की। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32, 33, 34, 35 है यार। सबसे पहले तो इसमें आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल 32 किसके बारे में बात करता है? इट इज़ टॉकिंग दैट जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ हैं, है ना, इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ वेरी हार्ट ऑफ इट, है ना।
आर्टिकल 32 के बारे में पहली चीज क्या है, इट इज दी very soul of the constitution and the very heart of it. And right to move to Supreme Court for fundamental rights. आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि हमारे पास अधिकार है, अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन जाते हैं, वायलेट होते हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. राइट टू move to Supreme Court for fundamental rights violation. And also Supreme Court has the power to issue writs to enforce fundamental rights. writs क्या होता है इसके बाद हम बात करेंगे अगले, है ना, टॉपिक में. बट सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो इशू कर सके आदेश, एक प्रकार से इशू कर सके. रिट्स आर नथिंग बट इशूज, है ना, आदेश एक प्रकार से टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट. इन पार्लियामेंट कैन empower any other courts to issue direction under Article 32. Also, right to move Supreme Court can be suspended by the President during national emergency. नेशनल इमरजेंसी के समय आपका ये जो राइट है टू मूव द सुप्रीम कोर्ट वो सस्पेंड कर दिया था अंडर आर्टिकल 32. राइट टू मूव टू Supreme Court to issue or right to move to Supreme Court can be suspended by not Parliament, by the President. याद रखना, President during national emergency under Article 352. एंड इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. आर्टिकल 32 जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का. ओके, ये आर्टिकल 32 हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर. एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहलाता है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 33 की बात करते हैं, आर्टिकल 34 की बात करते हैं, आर्टिकल 35 की बात करते हैं. तो जो आर्टिकल 32 है ये आर्टिकल 32 किस चीज़ के बारे में बात करता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट. आर्टिकल 32 एम्पावर्स दी 33 है भाई, 32 तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में. आर्टिकल 33 इट एम्पावर्स दी पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दी members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies एंड कोई इनके रिगार्डिंग एनालॉगस कोई फोर्सेस हैं तो इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. लाइक ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच बोले, और कुछ भी जो इंटरनल एजेंसीज हैं, कुछ भी
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी चीज़ों को अगर दुनिया को बता रहे हैं तो एक तरह से है ना अपने देश के लिए नुकसान है। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड कोई एनालॉगस फोर्सेस इनके रिगार्डिंग है। तो ये आर्टिकल 33 बोलता है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 34 टॉक्स दैट जो रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 34 इज रिगार्डिंग द मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ आता है तो फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट होता है, ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 34 बोलता है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स while martial law is in force in any area within the territory of India, and territory of India is a broader term than the Union of India। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट्स आते हैं, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती है। तो हमने पहले ही देखा था यूनियन टेरिटरी में। आर्टिकल 35 के बाद आर्टिकल 34 के बाद आर्टिकल 35 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 35 है ना, इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 35 है, इफेक्ट टू सर्टेन specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in state legislature। ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही इफेक्ट में आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में इफेक्ट में नहीं आएंगे, ऐसा आर्टिकल 35 बोलता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को ब्रीफ में देखा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे कवर होती है यार।